Hello everyone, welcome all of you. Today we will learn about the another new topic, and the topic is coordination and control in animal. आज हम सीखेंगे कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल एनिमल्स में कैसे होता है, हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है और कोऑर्डिनेशन के बाद कोई भी स्टिमुलाई यानी कि चेंज हो जाए तो उस पर कंट्रोल कैसे होता है। तो अगर हम इन हायर एनिमल्स की बात करेंगे तो हायर एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन विद इन द सेल होता है और विद इन द बॉडी भी कोऑर्डिनेशन होती है और होल बॉडी कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होती है। और ये सारा अचीव्ड होता है एक नर्वस कोऑर्डिनेशन के थ्रू और एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के थ्रू। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसमें नर्वस सिस्टम आ जाता है और जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है, जिसमें के बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो सीक्रेट करते हैं केमिकल्स और उनके थ्रू कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। These both system are connected with the sensory and effector system to produce effective behavioral and homeostasis। ये दोनों कनेक्ट होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के साथ और इफेक्टर यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के साथ, और रिस्पांस देते हैं बिहेव और होमोस्टेसिस यानी कि मेंटेन रखते हैं जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको। अगर एक्सटर्नल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर चेंज हो जाता है तो उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करके उसको कंट्रोल करते हैं। जैसे कि अगर मीठा हम ज़्यादा खा लेते हैं तो मिठास ज़्यादा खाने की सूरत में शुगर की जो लेवल है वो ब्लड में ना बढ़े, तो इस वजह से जो ग्लैंड्स हैं, जो अल्फ़ा सेल हैं, वो सीक्रेट करते हैं इंसुलिन को, और इंसुलिन जो एक्सेस अमाउंट है ग्लूकोज की उसको कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में। और जब ग्लूकोज की कमी हो जाती है ब्लड में तब जब कमांड्स जो है वो जाता है बीटा सेल के पास और तब वो सीक्रेट करते हैं ग्लूकागोन, और ग्लूकागोन दोबारा ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती है ग्लूकोज। अब हम बात करेंगे नर्वस कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को हम बाद में देखेंगे। इसी लेक्चर में हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? बाय मीन्स ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड दिस इज द क्विकेस्ट वे फॉर द कम्युनिकेशन। ये क्विक इन मिली सेकेंड्स में, अगर मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ तो मैसेज ब्रेन की तरफ पहुँच रहा है, तो इन मिली सेकेंड्स में कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो जाता है और ये अचीव होता है नर्वस सिस्टम के थ्रू। और इसमें जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन जो मैसेज जाता है, कम्युनिकेट होता है, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। एक न्यूरॉन से न्यूरॉन्स के अंदर भी और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स पे जो साइनेप्स बनता है, मैसेज जाता है, उसको नर्व इम्पल्स कहते हैं। और नर्व इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस हैं जो कि न्यूरॉन्स जनरेट करते हैं और न्यूरॉन्स ही कंडक्ट करते हैं जब कोई चेंज आती है, जब कोई स्टिमुलस आता है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि हम बात ही नर्वस सिस्टम की करेंगे, तो नर्वस सिस्टम में दो किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, एक न्यूरॉन्स और एक होते हैं न्यूरोगिलिया, जिसको गिलियल सेल भी कहते हैं। ये गिल्यू का काम करते हैं, इंटर न्यूरॉन्स के बीच में सेपरेशन का काम करते हैं। न्यूरॉन्स जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होती है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होती है। अगर इसको आप देखेंगे, ये 3.1 फिगर है, चैप्टर नंबर 3 में आपके बुक में फिगर दी हुई है। अगर कोई चेंज आ जाए यानी कि स्टिमुलाई हो, अगर कोई चेंज हो, चेंज चाहे इंटरनल भी हो सकती है, चेंज एक्सटर्नल भी हो सकती है। अगर इंटरनल या एक्सटर्नल कोई चेंज आती है यानी कि उसको हम स्टिमुलाई कहेंगे। स्टिमुलाई मीन्स चेंज, एनर्जी भी कह सकते हैं। मगर कोई भी चेंज अगर आई है तो इस चेंज को डिटेक्ट कौन करेगा? रिसेप्टर इसको रिसीव करेंगे, इसको डिटेक्ट करेंगे और रिसेप्टर्स इस इंफॉर्मेशन को, इस चेंज को लेके जाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जब रिपोर्ट पहुंचेगी, कोई
कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी चेंज हुई है, ये जब रिपोर्ट पहुंचेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है, इसको अफरेंट नर्व पाथवे कहेंगे। कि रिपोर्ट कहाँ से आ रही है, जो स्टिमुलाई हुआ है रिसेप्टर से सीएनएस तक, यहाँ तक जब रिपोर्ट पहुँची है, कोई भी अगर चेंज हुई है, फॉर एग्जांपल सर्दी लग रही है, टेम्परेचर लूज़ हो रहा है, तो ये अगर मैसेज जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अगर ग्लूकोज की लेवल बढ़ गई है तो ये मैसेज आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। तो जो मैसेज जा रहा है, रिसेप्टर्स जो मैसेज पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक हम कहेंगे एफरेंटिव नर्व पाथवे है। उसके बाद नर्वस सिस्टम एप्रोप्रिएट मैसेज भेजेगा कि काम क्या करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, तो ये काम करेंगे अफेक्टर्स। अब अफेक्टर्स जो है रिस्पांस देंगे, अफेक्टर्स रिस्पांस देंगे अगर ग्लूकोज की लेवल, मैंने बार बार ग्लूकोज का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, वो ईजी है समझने के लिए। अफेक्टर्स मैसेज लेके जाएंगे किसके पास, मसल्स के पास। अगर सर्दी है तो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, और ये जो इफेक्टर्स हैं, ये इफेक्टर्स ग्लैंड भी हो सकते हैं। ग्लैंड्स अगर कंट्रैक्ट करेंगे तो उसमें से केमिकल की सीक्रेशन होगी, और एक एप्रोप्रिएट जो है रिस्पॉन्स आएगा, उसके नतीजे में जो है कंट्रोल होगा। और ये जो मैकेनिज़्म है, इसको फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है। अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे जो रिसेप्टर हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स की 3 अकसाम है। ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, जो कि सेंसरी न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स जो हैं इफेक्टर्स कौन से हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं कमांड लेके जाते हैं, कमांडर हैं, ठीक है। ये कमांड्स लेके जाते हैं किसके पास, मसल्स के पास, या जो है ग्लैंड्स के पास। मसल्स के पास अगर लेके जाएं तो मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे और हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर मेंटेन होगा। अगर ग्लैंड्स के पास लेके जाएंगे तो वो जो है केमिकल सीक्रेट करेंगे, और इस तरीके से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल होंगी। नेक्स्ट में हम जो है नर्वस सिस्टम इन डिटेल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।